Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next chapter, that is chapter number 6, reproduction in animals. Okay, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आपकी जो एज है उस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल चैप्टर है। आपने ध्यान से इसको सुनना है और आपका सही नॉलेज होना जो है बहुत ज़रूरी है। ओके, सो नाउ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स मीन्स, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन। प्रजनन का मतलब है किस तरीके से कोई यंग वंश अपने जो है न्यू बेबी को बर्थ देता है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने बच्चों को किस तरीके से पैदा करते हैं, तो उसके बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। Do you recall the processes of digestion, circulation and respiration which you have studied in your previous classes? These processes are essential for the survival of every individual. You have also learnt about the process of reproduction in the plants. तो देखो, आपने डाइजेशन के बारे में भी पढ़ा है, सर्कुलेशन मतलब ब्लड जो फ्लो होता है आपकी बॉडी में उसके बारे में पढ़ा है, रेस्पिरेशन सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में पढ़ा है छोटी क्लासेस में, है ना। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस किसी भी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए ज़रूरी है, मतलब ज़िंदा रहने के लिए ये प्रोसेसेस होने चाहिए। तो इसके साथ साथ प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ द ऑर्गेनिज्म हैव नॉट रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन जो है किसके लिए ज़रूरी है? ये ज़रूरी है अपनी स्पीशीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, अगर मान लो किसी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो क्या होगा? उसकी जो स्पीशीज़ है वो वहीं पर रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। यू विल बी रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट एंश्योर दैट कंटिन्यूएशन ऑफ द सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो जो रिप्रोडक्शन होता है उसकी वजह से एक तरीके के सिमिलर काइंड ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल है, वो जनरेशन टू जनरेशन चलते रहते हैं। जैसे ह्यूमन के बेबी ह्यूमन होते हैं, काऊ के बच्चे जो है काऊ, और या काल्फ जो बछड़ा बछड़े जैसे भी होते हैं, जो आपके कैट है, कैट के बच्चे कैट की तरह होते हैं ना। तो सेम जो स्पीसीज है उनमें सेम जो है ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन। ओके, यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। In this chapter we shall learn how the reproduction take place in animals. तो इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम कि एनिमल्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। ओके, सो नाउ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब किस किस तरीके का रिप्रोडक्शन कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है। ओके, हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स? ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग द टेबल 6.1 शोन इन एग्जाम्पल एट सीरियल नंबर 1 and 5। तो देखो, ये जो आपका टेबल दिया हुआ है यहाँ पर एनिमल्स के नेम लिखे और साथ में यंग वंस बताए हैं, सिर्फ 2 के बताए। जैसे ह्यूमन का जो यंग वंस होता है उसको हम बेबी बोलते हैं ना, कैट का जो यंग वन होता है उसको क्या बोलते हैं? किटन बोलते हैं। ठीक है, और जो डॉग होता है डॉग का बोलते हैं पप्पी। ठीक है, और जो बटरफ्लाई है उसके यंग वंस को बोलते हैं कैटरपिलर, है ना। इतना तो पता होगा आपको थोड़ा बहुत। हैन का होता है चिक, काऊ का होता है काल्फ, है ना, और फ्रॉग का होता है टेडपोल। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपने नहीं देखी होगी। जैसे आपने कैटरपिलर शायद देखा होगा, और जो टेडपोल है वो भी आप पहचानते नहीं होंगे, और तो आपने देखे होंगे, है ना। So now you must have seen the young ones of the various animals being born. Can you tell how the chicks and caterpillar are born? तो ये तो आपने देखे होंगे, बेबी जो पैदा होता है, छोटे छोटे बच्चे तो आपने देखे होंगे। कोई ताऊ चाचे का बेटा आपके पैदा हो गया, अपने भाई बहन पैदा होंगे तो देखे होंगे ना। तो क्या आपने कभी चिक्स, जो आपके हैन का बच्चा होता है ना चिक, वो पैदा होते हुए देखा है, या फिर कैटरपिलर आपने बड़ा होता हुआ देखा है? How are the kitten and the puppies born? Do you think were these young ones looked the same before they were born as they do now? Let us find out. तो क्या वो जब पैदा हुए थे वो सेम वैसे थे जैसे प्रेजेंट में दिखते हैं? तो चलो देखते हैं इनके बारे में। जस्ट एज इन प्लांट्स देयर इज अ 2 मोड बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस, दीज आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसे प्लांट में होते थे ना रिप्रोडक्शन, तो वैसे ही ह्यूमन बीइंग में, एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन 2 तरीके का होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल और असेक्सुअल में क्या है
नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरीके से ऑर्गेनिज्म में यंग वंस पैदा होते हैं। ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स विच यू स्टडी इन क्लास 7th and you will remember that plant that reproduce sexually have male and female reproductive part। 7th में हमने पढ़ा होगा कि जो प्लांट होता है, प्लांट का जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर जो है मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, है ना। मेल पार्ट जो होता है उसको स्टेमन बोलते हैं, जो फीमेल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं। देखा होगा आपने, ठीक है। तो जो सेंटर में होता है वो फीमेल पार्ट होता है, सराउंडिंग में मेल पार्ट होता है। मेल पार्ट के पास एंथर होता है, एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, फिर रिप्रोडक्शन होती है, फिर उसमें जो है सीड बनते हैं। तो ये प्लांट का केस था। कैन यू नेम दीज पार्ट्स, तो ये मैंने अभी बता दिया। इन एनिमल अल्सो मेल्स एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट और ऑर्गन। तो एनिमल्स में भी मेल और फीमेल पार्ट जो है अलग अलग होते हैं और उनके अलग अलग जो है नाम भी है। लाइक द प्लांट्स द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन एनिमल अल्सो प्रोड्यूसेस द गेमेट्स एंड फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट। तो जैसे प्लांट के केस में रिप्रोडक्टिव पार्ट जो थे ना वो जो है गेमेट प्रोड्यूस करते थे, जैसे मैंने आपको बोला पोलन ग्रेन ना, तो वो गेमेट्स होते हैं एक तरीके से उसके अंदर। तो वो जो है रिप्रोडक्शन करके जो है नया सीड बनाते थे। तो उसी तरह से जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी गेमेट्स होते हैं और वो गेमेट्स जब जुड़ते हैं तो उससे एक नया चीज़ बनता है, उसको बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, तो ये जो जाइगोट होता है ना, दिस इट इज़ अ जाइगोट विच डिवॉल्व इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो ये जाइगोट है, यही जाइगोट जो है फर्दर डिवाइड करके, मतलब डिवाइड एंड डिवाइड रीडिवाइड जिसको बोलते हैं, बार बार बहुत सारे डिवीजन इसमें होते हैं, जिसकी वजह से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, और बेसिकली जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें जो है फ्यूज़न होता है मेल और फीमेल गेमेट्स का। ठीक है, तो ये जो गेमेट्स है ना, अभी आपको ये समझ नहीं आएगा गेमेट्स क्या होते हैं, अभी इसमें आपको आगे पता चलेगा कि गेमेट्स क्या होते हैं। तो ये जो मेल और फीमेल गेमेट्स है यही जुड़ेंगे और उसकी वजह से एक नया ऑर्गेनिज्म डिवॉल्व होगा। स्टार्टिंग में जो गेमेट्स जुड़े तो उससे बनेगा जाइगोट, और जाइगोट जब जुड़ते हैं, जाइगोट में जो डिवीज़न होता है उसके बाद फिर नया ऑर्गेनिज्म डिवॉल्व होता है। तो इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ह्यूमन एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन दैम। तो चलो देखते हैं कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट है ह्यूमन बीइंग में और रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब मेल में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऑर्गन क्या है। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर दैट इज टेस्टिस। तो एक, अगर वैसे होते हैं दो, ठीक है, दो इसमें जो है टेस्टिस होते हैं, तो उसमें सिंगल को बोलते हैं टेस्टिस। टू स्पर्म डक्ट, और उसके साथ साथ दो पाइप्स होते हैं, डक्ट का मतलब पाइप्स, ठीक है, तो दो पाइप्स होते हैं, उनको बोलते हैं स्पर्म डक्ट एंड वन पेनिस। ठीक है, एंड द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गेमेट्स इज कॉल्ड द स्पर्म। तो जो टेस्टिस होता है ना वही जो है स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, तो वो जो स्पर्म है वही है मेल गेमेट। ठीक है, एंड द मिलियन ऑफ द स्पर्म दे आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। और बहुत ज़्यादा, मतलब मिलियन, लाखों के हिसाब से स्पर्म बनते हैं उस टेस्टिस के अंदर। लुक एट द फिगर 6.2। तो देखो ये जो पिक्चर दिख रही है ना, ये है स्पर्म। ठीक है, तो ये कहाँ पर होता है, ये मेल की बॉडी के अंदर होता है, पुरुष की बॉडी के अंदर होता है ये। ठीक है, दो स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैव अ हेड, मिडल पीस एंड द टेल। तो बहुत छोटा होता है ये। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होता है, इसके पास एक हेड होता है, एक मिडल पीस होता है और एक टेल होता है। डज इट अपीयर एज अ सिंगल सेल। तो ये क्या ये लग रहा है कि ये सिंगल सेल है। इंडीड ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट। तो ये एक सिंगल सेल है और इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। जैसे सेल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सेल में कौन कौन से पार्ट होते हैं ना, पीछे आपने चैप्टर में पढ़ा था। तो बस इसमें भी बहुत सारे पार्ट होते हैं जो इसको जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो ये देखो पिक्चर बनी हुई है, ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पाइप्स दिख रही है आपको, दो पाइप्स दिख रही है ना, तो ये स्पर्म डक्ट है। ठीक है, और ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं पेनिस। और ये जो यहाँ पर आपको बिल्कुल राउंड स्ट्रक्चर दिख रही है, दीज आर द टेस्टिस। ठीक है, तो ये काट करके बताया है, इस मतलब 3D सेक्शन बताया आपको। तो ये जो स्पर्म टेस्टिस होते हैं इसके अंदर बेसिकली बनते हैं ये। ठीक है, इसके अंदर जो है मिलियन के हिसाब से ये जो स्पर्म्स है ये बनते हैं। जब ये बनते हैं तो ये इस रीजन में इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर
इनमें इकट्ठा हो जाते हैं। जब इनको मतलब बॉडी से बाहर निकलना होता है तब ये यहाँ से इस पाइप के थ्रू जो है जाते हैं और इस रीजन में पहुँच जाते हैं। ये जो पाइप है ना पीछे से कनेक्टेड होते हैं और ये जो एरिया है ये ब्लैडर है, ठीक है। क्या ये ब्लैडर है? ब्लैडर में क्या होता है, ये जो पाइप लगी हुई है यहाँ से यूरिन आता है, ठीक है। यूरिन ऊपर किडनी होगी, ठीक है, यहाँ पर किडनियाँ होंगी और किडनी से यूरिन आएगा और ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा। और इस रीजन में ये जो पोर्शन है आपका पेनिस का जो डक्ट है, ठीक है, इस पेनिस की डक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। डक्ट, डक्ट का मतलब क्या हुआ, अभी बताया मैंने, पाइप होती है, ठीक है। तो ये जो डक्ट होती है ये डबल काम करती है, ये यूरिन को भी पास करती है, साथ में ये स्पर्म को भी पास करती है जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। और इसके साथ इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पर ग्लैंड्स है, यहाँ पर ग्लैंड्स है, ठीक है। तो ये जो है हाई क्लासेस में आप पढ़ोगे कि ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, पर मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। तो क्या क्या पार्ट होते हैं, एक टेस्टिस है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 2 टेस्टिस होते हैं मेल के अंदर, ठीक है। टेस्टिस के साथ जो है पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं हम स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये स्पर्म को कैरी करती है, ठीक है। और ये जो स्पर्म डक्ट होती है फर्दर आगे पेनिस डक्ट के साथ जुड़ी होती है और जब ये स्पर्म को जब बॉडी से बाहर निकलना होता है तो इस पाइप के थ्रू वो बॉडी से बाहर निकलते हैं, तो इसको पेनिस बोलते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका मेल का पार्ट। तो इसमें जो स्पर्म है, स्पर्म में देखो क्या क्या होता है, हेड है, मिडल पीस है और टेल है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो हेड होता है, ठीक है। हेड क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। जो फादर के क्रोमोजोम है इसके अंदर होता है और ये एक सिंगल सेल है ये पूरा, ठीक है। और ये मिडिल पीस है, इसके अंदर बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो इसको, इस सेल को, ये को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। और ये जो टेल होती है इसको मूवमेंट में हेल्प करती है, जब ये चलता है ना तो ये दौड़ता है इस टेल की हेल्प से, ठीक है। अगर टेल नहीं होगी तो ये दौड़ नहीं पाएगा, तो ये जो है ट्रैक में ही मर जाएगा, ठीक है। तो ये था स्पर्म, इसकी कहानी आगे होगी कि कैसे कैसे ये जाता है, ओके। what purpose does the tail in the sperm serve? तो क्या काम है स्पर्म के अंदर टेल का, तो अभी मैंने बता दिया कि ये मूवमेंट में हेल्प करती है। अब आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये तो हो गया मेल के पार्ट। अब फीमेल के क्या क्या पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट that is also called the fallopian tube and the uterus. The ovary produces eggs. तो ये आगे दिया है। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है इसको बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये पूरा, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो दिख रहा है आपको, एक्चुअल में इसको बोलते हैं कि ये आपके बादाम शेप के होते हैं, जैसे आपका आलमंड होता है ना, बस वैसे ही होते हैं ये, ठीक है। तो ये ओवरीज है, तो 2 ओवरी होती है फीमेल के अंदर, ठीक है। और ये ओवरीज जो है एग प्रोड्यूस करती है, एग प्रोड्यूस करेगी और यहाँ से एग जाएगा और इस डक्ट के थ्रू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो एग्स होते हैं ना, ये मंथ में एक एग प्रोड्यूस होता है जिससे हम पीरियड आते हैं ना, लड़कियों को मेंस्ट्रुएशन आती है, ठीक है। तो ये जो एग है यही बॉडी से रिलीज होता है, उसी की वजह से जो यहाँ पर लेयर होती है अंदर से बनी हुई वो लेयर फट जाती है और ब्लीडिंग होती है, ठीक है। जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम में 3 या 4 दिन जो है ब्लीडिंग होती है तो वो इसी वजह से होती है। तो ये जो ओवरी है, ओवरी जो है एग को प्रोड्यूस करती है। ओवरीज में बहुत सारे एग होते हैं पर वो धीरे धीरे 1 बाय 1 जो है मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो ये जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं और ये फैलोपियन ट्यूब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। अगर ये फैलोपियन ट्यूब आपकी ठीक है तो कोई भी जो औरत है वो माँ बन सकती है। अगर फैलोपियन ट्यूब मान लो बंद है, टूटी हुई है, तो जो मदरहुड है उससे वो वंचित रह सकती है, क्योंकि इस एरिया में बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये आगे पढ़ेंगे हम। तो ये यूट्रस है, जब बेबी बन जाता है ना तो वो इस एरिया में टिकता है। जैसे आप और हम जब भी मदर के यूट्रस में तो हम इस एरिया में रहते थे, ठीक है, 9 मंथ तक। उसके बाद जो है बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो जो ओवरीज होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, ओवरी प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट दैट इज कॉल्ड द ओवा, ओवा और एग, ओके। तो ये इस तरीके का होता है देखने को, ठीक है। ओवा और एग जो है इस तरीके का होता है। ओवा बहुत बड़ा होता है एज कम्पेयर टू स्पर्म। In human being, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. हर 1 महीने में एक साइड से, एक ओवरी से एक एग जो है रिलीज होता है, ठीक है। यूट्रस इज द अपर पार्ट ऑफ द वेयर डिवॉल्वमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस, लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। तो स्पर्म और एग दोनों सिंगल सेल होते हैं और जो यूट्रस है वो
अपर पार्ट होता है जहाँ पर यूट्रस एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर आपका बेबी जो है वो रहता है 9 मंथ तक। ठीक है, तो अब देखो जो आपको ये एग दिख रहा है, ओवम भी इसको बोलते हैं, ओवा भी बोलते हैं, ओवा बोलते हैं एक सिंगल। ठीक है, ओवा एग्स और ओवम भी इसको बोलते हैं। तो ये जो आपका ओवम है, इसको जब हम डिटेल में देखते हैं तो इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो इसके अंदर सेंट्रल जो पोर्शन होता है ये इसका जो है न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, इसी के अंदर इसका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो आपके डीएनए क्रोमोसोम वो यहाँ पर होते हैं। ठीक है, और ये बाहर से इसमें 3-4 लेयर होती है, ये इतना प्रोटेक्टिव होता है, इसके अंदर इसने बहुत ज़्यादा इसको संजो करके रखा होता है एकदम से। ठीक है, और जो स्पर्म्स होते हैं वो इसके अंदर इजैकुलेट करते हैं और बहुत सारे स्पर्म आते हैं यहाँ पर, जो है मिलियन ऑफ स्पर्म इसके बाहर इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पे 3-4 दिखाए हैं आपको ना, तो यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म जो है इसके बाद सराउंडिंग में इकट्ठा हो जाएंगे। जिसके अंदर हाई पावर होगी, हाई इंटेंसिटी होगी, वही स्पर्म अंदर एंटर कर जाएगा। और जब स्पर्म अंदर एंटर करेगा तो उसकी जो टेल है वो पीछे छूट जाती है। ठीक है, सिर्फ आगे वाला पोर्शन उसके अंदर चला जाता है और उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वही उसके साथ फ्यूज़ होता है। ठीक है, और जब वो फ्यूज़ होता है उसके बाद ही ऐसी कंडीशन बन जाती है जिसको बोलते हैं जायगोट। ठीक है, यही जाइगोट फिर डिवाइड होता है। यहाँ पर आपको 2 पार्ट दिख रहे होने हैं ना, और ये डिवाइड होता है यहाँ पर फिर बहुत सारे सेल बन जाते हैं जो बेबी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब वो जो बोलता है, रिकॉल दैट द साइज ऑफ द एग इन ह्यूमन वेरीज, द एग में बी वेरी स्मॉल एंड ह्यूमन एंड मच लार्जर इन द हैंड, ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट। तो साइज जो है एग का ना वो वेरी करता है। तो ये भी एग बोला कि ये ह्यूमन का एग है, और वो जो बोल रहा है कि मैंने तो एग देखा हैन का, तो वो तो बहुत बड़ा होता है। तो वेरी करते हैं, ये कईयों में छोटे होते हैं, कईयों में बड़े होते हैं। जैसे ऑस्ट्रिच का एग जो है बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा एग जो है ऑस्ट्रिच का होता है, शुतुरमुर्ग का ना, 250 ग्राम बड़ा होता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एग के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे आगे फर्टिलाइजेशन जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा यहाँ तक। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और ये आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपकी जो एज है इस टाइम बच्चों को इन चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि बॉडी में कौन सा पार्ट जो है क्या फंक्शन करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट वीडियो फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया। प्लीज़ एक बार फिर से वीडियो देखना और इसको समझने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच।